कैसे हो आप सब लोग? देखो, मेरा नाम नरेश कुंदवानी है और आप सभी लोगों को लॉजिकल रीजनिंग नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो लॉजिकल रीजनिंग बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं? पहली बार, ठीक है। देखो, मैं इसको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ आपको इसके बारे में। देखो, व्यापम की या आप एसएससी की कोई सी भी एग्जाम दोगे, इस सारी एग्जाम ऐसी है जिसमें रीजनिंग बिल्कुल अच्छे से पूछा जाता है। जैसे कि आपकी मेन एग्जाम जो है व्यापम की, वो है एक आपकी कांस्टेबल, उसके बाद एक कोई एमपीएसआई। इसमें जो है रीजनिंग वाला वेटेज बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप देखो 2017 के पहले की बात करता हूँ, एमपीएसआई जो है 2017 लास्ट हुई थी। इसके पहले जो पेपर होते थे एमपीएसआई के, उसमें ऐसा होता था कि जो मैथ और रीजनिंग है वो दोनों मिला के लगभग 45 नंबर के आसपास आता था। और इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो जो मैथ्स है, मैथ्स ज्यादा पूछा जाता था, 22 नंबर, 25 नंबर, और जो रीजनिंग होता था वो 18, 17, 20 नंबर का पूछा जाता था। ऐसा फिक्स नहीं था। लेकिन जो लास्ट पेपर हुआ है, वो लास्ट पेपर हुआ है 2017 का एमपीएसआई में, ये आप सबको पता होगा। और उसमें जो मैथ और रीजनिंग पूछा गया है वो 50 नंबर का पूछा गया है, बिल्कुल बराबर। 25 नंबर का मैथ्स और 25 नंबर का रीजनिंग। इसके पहले जितने भी पेपर हुए एमपीएसआई में, जितने भी पेपर हुए हैं, उसमें ऐसा होता था कि मैथ्स का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा था। 22 हो गया, 23 हो गया, 25 हो गया, जो रीजनिंग है वो 18 हो गया, 22 हो गया, सब फिक्स नहीं था, ठीक है। एग्जाम का जब भी नोटिफिकेशन आता है ना, उसमें वो फिक्स सेक्शन काटता है कि इतने नंबर का मैथ है, इतने नंबर का रीजनिंग है, लेकिन फॉलो नहीं होता। जैसे आप अभी देखो, जब नोटिफिकेशन आया था पटवारी का, पटवारी में मैथ और रीजनिंग 25-25 नंबर का दिया था। लेकिन अगर आप थोड़ी सी देख रहे हो रिव्यू जो आ रहे हैं बाहर, उसमें मैथ और रीजनिंग 60-65 नंबर का आ रहा है। और कहीं कहीं पर जाके किसी किसी शिफ्ट में वो 70 नंबर का भी पूछ रहा है मैथ और रीजनिंग। जैसे कांस्टेबल हो गया, एमपीएसआई हो गया, आबकारी देख लो, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि किस सेक्शन में से कितना पूछा जाएगा। वो तो थोड़ा ऊपर से हाईलाइट देना पड़ता है कि किस सेक्शन में से कितना आएगा। लेकिन पटवारी में भी मेनली जो उसने 8 सेक्शन दिए थे, 25 नंबर का एक सेक्शन जिसमें बोला गया था 25 की मैथ होगी, 25 की रीजनिंग होगी, ऐसा नहीं फॉलो कर रहा। किसी एक शिफ्ट में पटवारी में ऐसा हो रहा है कि 35 क्वेश्चन पूछ लिए गए रीजनिंग के, 30 पूछ लिए मैथ्स के। मे भी फिर अगली शिफ्ट में ऐसा हो गया कि 35 मैथ्स के पूछ लिए और 30 इसके पूछ लिए रीजनिंग के। तो सबसे पहली चीज तो ये कि जो रीजनिंग है आपकी, जितनी भी एग्जाम होती है व्यापम की, जितनी भी एग्जाम होती है, उसमें सब में पूछा जाता है। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे रीजनिंग को, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि रीजनिंग में किस किस प्रकार के प्रश्न होते हैं, कैसे चैप्टर होते हैं। जैसे आप देखो थोड़ा ध्यान से, देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखो। ये जो रीजनिंग है आपकी, रीजनिंग टोटल जो है वो 3 हिस्सों में टूटी हुई है। 3 हिस्सों में। जो पहला पार्ट होता है ये था भाषिक तर्क शक्ति का, वर्बल रीजनिंग का। इसमें जितने भी भाषा पर आधारित प्रश्न होते हैं, भाषा पर आधारित प्रश्न, मतलब 2 या 3 या 4 लाइन का क्वेश्चन होगा, उसकी भाषा को आप अच्छे से पढ़ो। इसमें कहीं पर भी कोई भी चित्र नहीं आएगा। भाषा पर आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे कि घड़ी का क्वेश्चन हो गया, जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट का हो गया, बैठक व्यवस्था का हो गया, इसके बाद रक्त संबंध का क्वेश्चन हो गया। इसमें कुल मिला के 18 से 20 टॉपिक होते हैं और इस पूरे वाले सेक्शन में कहीं पर भी चित्र नहीं आता, चित्र नहीं आता। भाषा पर आधारित प्रश्न होते हैं, 2, 3, 4 लाइन का क्वेश्चन होगा, जैसे श्रृंखला वाला पार्ट हो गया जिसके बहुत सारे क्वेश्चन पटवारी में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन हो गए। तो ये सबसे बड़ा सेक्शन है रीजनिंग का। इसमें कम से कम 18 से 20 टॉपिक है और ऐसा समझो कि रीजनिंग का 65%, 65% यही वाला सेक्शन है। और अभी जो पटवारी की एग्जाम चल रही है उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन इसी वाले पार्ट से ही आ रहे हैं, ठीक है। लगभग ऐसा समझो कि जो 35 क्वेश्चन या 32 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन इस वाले सेक्शन से आ रहे हैं जिसमें 18 से 20 टॉपिक है। तो ये है भाषिक तर्क शक्ति, वर्बल रीजनिंग। इसमें जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे की सारे भाषा पर आधारित होते हैं, इसमें चित्र कहीं भी नहीं आता, ठीक। इसका ठीक विपरीत होता है अभाषिक तर्क शक्ति, नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें जितने भी प्रश्न होते हैं जो कि चित्रों पर आधारित होते हैं, जैसे कागज मोड़ना, कागज काटना, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, उसके बाद सन्निहित आकृति, सादृश्यता, आकृति को घुमाना। मतलब इस पे कहीं पर भी भाषा नहीं आएगी, इसमें यहाँ पे आपको एक चित्र देके रखेगा, उस चित्र के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये दोनों सेक्शन इसलिए डाले जाते हैं, देखो थोड़ा ध्यान से समझो। आप कभी भी किसी भाषा को पढ़ते हो, किसी भी भाषा के ऊपर कुछ भी दिमाग लगाते हो, तो आपके दिमाग का दायां भाग जो होता है, आपके दिमाग का राइट पार्ट जो है वो एक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही आप चित्रों के ऊपर डील करना चालू करते हो तो आपके दिमाग का लेफ्ट पार्ट जो होता है वो एक्टिव होता है। तो ये दोनों चेक किए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाषा वाले पार्ट में बहुत अच्छे होते हैं,
बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे चित्र वाले पार्ट आ जाते हैं तो वहां पे बिखरना थोड़ा सा शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम डीपली हर हर टॉपिक को, हर सब्जेक्ट को, जिसके अंदर हर जो चैप्टर है उसको बहुत डीपली अच्छे से समझेंगे। और जो तीसरा वाला है ये है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। इस पर भी भाषा पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन आपने सुनोगे, कथन तर्क, कथन कार्रवाई, कथन पूर्व धारणा, तर्क की दृष्टि से समान कथन। आप सब यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का कोई है क्या? सब हिंदी मीडियम के ना, तो हिंदी में चलने देते हैं, ठीक है। तो जितने भी भाषा पर आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे कि कथन निष्कर्ष हो गया, कथन तर्क हो गया, कथन कार्रवाई हो गई, कथन पूर्वधारणा हो गई, तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखो तो सारे इसमें आते हैं। अब जैसे देखो ऊपर ऊपर से आपको एक चीज बताता हूँ, देखो ये जो भाषिक तर्क शक्ति है इसमें करीब करीब 20 टॉपिक होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा सेक्शन जो है रीजनिंग का यही वाला है। इसके बाद जो अभाषिक तर्क शक्ति है इसमें करीब करीब ऐसा होता है 10 टॉपिक होते हैं। और ये जो होता है विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, इसमें 7 टॉपिक होते हैं। अब इसको थोड़ा ध्यान से ऊपर से अगर आप देखोगे, 20, 10 और 7 कितने टॉपिक है? लगभग 37 टॉपिक है, ठीक है। 35, 36, 37 टॉपिक आएंगे। उसमें से कोई सा सेक्शन जो है वो कहाँ पे पूछा जाता है, कहाँ नहीं पूछा जाता। अब मैं लास्ट 2017 का जो पेपर हुआ एमपीएसआई का, उससे मैं आपको देखो थोड़ा सा रिलेट करवाता हूँ। एमपीएसआई में रीजनिंग के क्वेश्चन कितने पूछे गए थे? 25। इसमें से 2 या 3 टॉपिक ऐसे थे जिसमें से क्वेश्चन रिपीट करे गए थे, जैसे रक्त संबंध हो गया, दिशा दूरी हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा पेपर बना था एनटीएसआई का 2017 वाला, वो करीब करीब 22-23 टॉपिक से बना था, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन उसके पास 25 ही थे पूछने के लिए, तो ऐसी स्थिति में 2-1 टॉपिक से अगर उसने डबल से क्वेश्चन पूछे तो पूरा पेपर इससे बना था। लेकिन टॉपिक टोटल ही कितने? 37। इसका मतलब बहुत सारे टॉपिक उसने छोड़े थे। आप जब 2017 का पेपर उठा के देखोगे ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे जो पूछे नहीं गए थे। तो पूछे नहीं गए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो तो ये समझ में आएगा आपको कि जो टॉपिक है वो ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो पूछने के कम है। जैसे मैं दो एग्जाम उठाता हूँ, एक कांस्टेबल हो गई, एक एसआई हो गई। कांस्टेबल में जो है रीजनिंग का वेटेज 35 भी जाता है कहीं कहीं पे। अब अगर 35 जा रहा है, ऐसी स्थिति में वो 2-4 टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट भी करेगा तो पूरा पेपर कहां से बनेगा? 32-31 टॉपिक से। और जो ऐसा ही है वो पेपर बनेगा 20-22 टॉपिक से। मतलब ज्यादा वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, तो कांस्टेबल की एग्जाम में मिलेंगे आपको मैथ और रीजनिंग के, क्योंकि प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। सेम पटवारी में भी यही हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं अप्रोच कैसी रहेगी, कैसे पढ़ेंगे अपन। बिल्कुल एक एक सेक्शन उठा के इसको बिल्कुल बारीकी से अच्छे से समझेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपकी पहली ही क्लास है जैसे रीजनिंग की। आप में से जो बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं बहुत बढ़िया, अपन धीरे धीरे करके दूसरे बच्चों को भी उसी लेवल पे लेके आएंगे, फिर टफ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो यहां से शुरुआत करते हैं अपन भाषिक तर्क शक्ति से। इसका आप सबसे पहला टॉपिक लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, ये एक टॉपिक, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अल्फाबेटिकल सीरीज टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। देखो इसमें कुल मिला के टोटल जो है 5 टाइप है, 5 टाइप। जो पहला टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला है। इसमें जो आपकी एबीसीडी होती है, ए से लेके जेड तक की, इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ये टोटल 5 टाइप, अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये 5 टाइप है। यहाँ तो अलग से एक एक करके मैं हेडिंग डलवाऊंगा, इसमें आप अच्छे से समझते चले जाओगे, ठीक है। तो आप पहली हेडिंग डाल दो, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। टॉपिक पहले का टाइप फर्स्ट लिख दो, प्रकार पहला, प्रकार पहला अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो थोड़ा ध्यान से सुनो, आपके रीजनिंग में जो आगे के टॉपिक है 3-4 टॉपिक, जैसे कि एक ये हो गया, इसके बाद एक सीरीज वाला टॉपिक है श्रृंखला, एक कोडिंग डिकोडिंग वाला टॉपिक है। आगे के 4-5 टॉपिक ऐसे जिसमें ऐसा है कि बार बार एबीसीडी आएगी, बार बार अक्षर आएंगे। और कहीं पर भी यदि एबीसीडी आती है तो आपको उसका क्रम याद रहना चाहिए, क्योंकि यदि आपको उसका क्रम याद रहेगा ना, तो क्वेश्चन जो आपका 1-1.5 मिनट लेने वाला है वो क्वेश्चन 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा, 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सबसे पहले अपन मेहनत इसी के ऊपर करेंगे कि जो ये एबीसीडी के इसके पूरे क्रम आपको याद रहने चाहिए। जैसे बच्चे क्या करते, देखो कोई भी एग्जाम में जब आप जाओ,
तो आपका जो बायोमेट्रिक होता है ये करने के बाद आपको कंप्यूटर के सामने बैठने के लिए 10-15 मिनट मिलते हैं और आपको एक कागज दिया जाता है कि आप इस अपने कागज पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो और अपनी साइन करके बस रख दो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लिखना। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि एबीसीडी के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है तो पेज को पलटा के एबीसीडी लिख के उसके ऊपर नंबर लिख के रख देते हैं। कोई करता है ऐसा? किसी ने कोई एग्जाम दी कि नहीं दी अभी तक? ये बहुत सारे बच्चे करते हैं कि पेज को धीरे से पलटाते हैं, ए से लेके जेड तक एबीसीडी लिखते हैं और उसमें 1 2 3 4 करके 26 तक लिख के रख देते हैं। लेकिन ये मना किया जाता है कि जब तक आपका पेपर शुरू नहीं होगा तब तक आप आपके पेज पे एक चीज भी नहीं लिखोगे। अगर उसने आपको लिखते हुए किसी ने देख लिया इन्विजिलेटर ने तो वो बाहर कर सकता है, आप कुछ भी नहीं बोल पाओगे इसमें। ये पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ सेंटर पे ऐसा होता है कि जब आप नया पेज मांगते हो ना तो आपसे पुराना पेज मांगा जाता है। खास करके जैसे ये देवास वाला आईओए ने, जब आप इसके ऊपर सपोज करो आपने एबीसीडी लिख के पूरा पेज भर दिया, शुरू के 10 क्वेश्चन गणित के, मैथ्स के, अब आप जब दूसरा मांग रहे हो कि पेपर मेरे को दूसरे पेपर की जरूरत है तो वो आपसे पहला वाला मांगेगा, तो एबीसीडी जो आपने लिखी थी वो तो गई। और जब इसके ऊपर प्रश्न आना ही है, अभी भी आ रहा है 3 से 4 क्वेश्चन जो एबीसीडी के ऊपर आ रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज पे, पटवारी वाले पार्ट पे, इस पे क्वेश्चन आना ही है तो इसका क्रम आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन इसके क्रम को याद करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, ये ए से लेके टोटल कुल मिला के जेड तक के मैंने सारे अक्षर यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो कभी भी आपको शुरुआती 4 अक्षरों का ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपको पता है बी दूसरे स्थान पे, ए पहले स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे, डी चौथे स्थान पे। अगर आपको ये नहीं भी पता तो 1 सेकंड लगेगा बस। बी दूसरे स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे, डी चौथे स्थान पर। हाँ, यही मैं अगर पी बोलूं तो पी आपको नहीं पता होगा अगर क्रम याद नहीं है तो। आर निकालने में समय लगेगा, टी निकालने में समय लगेगा, के निकालने में समय लगेगा। लेकिन आपको अगर क्रम याद भी नहीं है तो बी का ऑर्डर क्या होता है? 2, ए पहला, सी तीसरा, डी चौथा। तो ये आपको शुरुआती 4 अक्षरों का ऑर्डर याद करने की जरूरत नहीं, ये तो आपको मुंह पे रटे हुए होते हैं। ए पहले स्थान पे, बी दूसरे स्थान पे, सी तीसरे स्थान पे और डी जो है वो चौथे स्थान पे। इसी तरीके से यदि आप देखो तो आखिरी के जो 3 अक्षर होते हैं वो भी आपको रटे हुए होते हैं। जेड आपको पता है कि सबसे आखिरी अक्षर होता है, तो जेड जो होता है वो होता है 26, सेकंड लास्ट अक्षर हो जाएगा वाई जो कि 25 होगा और एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। तो ये मैंने 7 अक्षर को हाईलाइट करके साइड कर दिया। ए बी सी डी 1 2 3 4 होंगे और एक्स वाई जेड, क्योंकि जेड सबसे आखिरी है, अक्षरों की संख्या 26 होती तो जेड हो गया 26, वाई हो गया 25, एक्स हो गया 24। तो ये 7 अक्षर पहले तो मैंने साइड कर दिए। पहले शुरुआती 4 अक्षर ए बी सी डी 1 2 3 4 और आखिरी के 3 अक्षर हो गए एक्स वाई जेड जो कि हो गया क्या? 24 25 26। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं 5 का पहाड़ा चलाऊं, 5 का अगर टेबल चलाऊं तो ये हुआ 5, ये हुआ 10, ये हुआ 15, ये हुआ 20, ये हुआ 25। इसको अगर देखूं तो 5वें स्थान पे ई है, 10वें स्थान पे जे है, 15वें स्थान पे ओ है, 20वें पे टी है, 25वें वाई। इससे एक शब्द बना इजोटी। इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई, इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई। तो ई जो है वो 5वें स्थान पे, जे दूसरे स्थान पे तो उसका क्रम बनेगा 10 और उसके बाद ओ तीसरे स्थान पे तो 15 और टी चौथे स्थान पे तो क्रम बनेगा 20, वाई बनेगा 25। ठीक, तो ये सारे अक्षर जो है मैं फिर से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले शुरुआती 4 अक्षर ए बी सी डी, ये कितना है? 1 2 3 4। ये नहीं भी याद है तो डी का क्रम कितना आपको पता है? 4 है, सी का तीसरा है, बी दूसरा, ए पहला है। और ऐसे जेड सबसे आखिरी अक्षर होता है तो वो हो गया 26, जेड के ठीक पहले वाई होता है 25 और उसके ठीक पहले एक्स होता है, वो हो गया 24। अब इसके बाद मैंने एक शब्द बनाया इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई। ई होता है पहला तो 5वां, फिर होता है जे बोले तो 10, ओ बोले तो 15, टी बोले तो 20 और वाई बोले तो। ठीक, अब शुरुआती 4 अक्षर हो गए एबीसीडी 1 2 3 4, ई हो गया। अब आता है एफ। एफ एफ देखो, एफ से एक शब्द होता है फिक्स, फिक्स फिक्स, और फिक्स से राइम करता हुआ इसके अंदर इसका क्रम छुपा है 6, फिक्स 6, फिक्स 6। एफ से उसका क्रम बनेगा फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। तो एफ का ऑर्डर हो गया क्या? 6। एफ का ऑर्डर हो गया 6। ऐसे शुरुआती 4 हो गए एबीसीडी 1 2 3 4, फिर इजोटी पे ई पहला है मतलब 5 बनेगा क्रम। एफ से हो गया क्या? फिक्स 6, फिक्स 6, फिक्स 6। फिर देखो आता है जी, जी जी। देखो, अगर आपने जीएस पढ़ा हुआ है या अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो जी से रिलेटेड टर्म आपको एक बार बार सुनने को मिलेगी, वो थी G7। G7 वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्री का समूह G7। जी समूह, ये सुना है कि नहीं सुना है? जैसे ऐसा है कि जब ये G7 बना था, ये G7 नहीं था, ये G8 था।
इसमें जितनी भी टॉप 8 कंट्री होती है जो मिलिट्री में सबसे टॉप पे है या फाइनेंशियली सबसे टॉप पे, इनको इसमें रखा गया था। G8 बोला जाता था इसको। लेकिन 2014 में जब रशिया ने पहली बार यूक्रेन के ऊपर अटैक किया और क्रीमिया वाला जो पार्ट है वो हड़प लिया, उसके बाद से G8 में से रशिया को बाहर करके G7 बनाया गया। G20 का नाम सुना है आपको? G20 ये है जिसकी समिट अभी पूरे भारत में चल रही है। सेम यही अभी कंसेप्ट चल रहा है कि रशिया को G20 से भी बाहर कर दिया जाए। ठीक है, तो ये G7 जो है वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्री का समूह है। हम मिलिट्री पावर में भी टॉप 7 में आते हैं और इकोनॉमी में भी आते हैं, लेकिन हम इसका एक मेंबर नहीं है। ठीक है, ये जब बना था तब हम टॉप 7 या 8 में नहीं थे। तो सबसे पहले ABCD 1 2 3 4, ABCD 1 2 3 4, फिर इसके बाद आता है इजोटी EJOTY, EJOTY। ई जो है वो 5वें स्थान पे, जे जो है वो 10वें स्थान पे, ओ जो है वो 15वें स्थान पे, टी 20वें स्थान पे और वाई जो है वो 25वें स्थान पे। ठीक है, और आखिरी के 3 अक्षर XYZ क्या हो जाएगा? 24, 25 और 26। इसके बाद मैंने एक शब्द लिया F से फिक्स सिक्स। फिर इसके बाद आता है जी से G7, वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्री का समूह G7। इसके बाद आता है H। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो H और 8 जो होता है इसका एकदम बिल्कुल सेम रूप दिखता है, या H जो है इसमें 2 डंडे लगा दो तो बिल्कुल 8 ही बन जाएगा वो। तो H और 8 जो होता है उसका बिल्कुल रूप एक जैसा ही दिखता है। फिर I आता है, I से होता है आई नो, मुझे पता है, आई नो। देखो कभी भी कोई आपको ज्ञान देता है तो आप क्या बोलते हो? मुझे मत बता, तेरे बाप को सब पता है, हाँ या ना? यही ना, मुझे मत सिखा, तेरे बाप को सब पता है। आई से मुझे पता है, आई नो, क्रम बनेगा उसका नो। आई से आई नो। इसके बाद होता है देखो जे के 2 तरीके। जे एक तो इजोटी पे दूसरे स्थान पे है तो उसका क्रम कितना बना? 10। या J10, या जे को यदि मैं छोटे फॉर्म में लिखूंगा तो जे के ऊपर जो 0 होता है वो गिर के 10 बना देगा। मैं जे तक एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनते चले जाना। सबसे पहले तो ABCD और XYZ, ये 7 अक्षर अपन ने अलग से रख दिए क्योंकि आपको अलग से पता है ABCD का क्रम होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो XYZ है ये सबसे आखिरी के 3 अक्षर है, तो Z का क्रम है 26, Y का क्रम है 25 और X का क्रम क्या है? 24। ठीक, इसके बाद आप देखो तो मैंने एक पूरा शब्द बनाया EJOTY। देखो ये टॉपिक पूरा पहला कंप्लीट होते होते मेरे पे छोड़ो कि ये सारे क्रम में याद करा दूंगा। ठीक है, और ये मैं इसलिए इतना इस पे समय दे रहा हूं कि आगे आने वाले 4 बड़े बड़े टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, लुप्त अक्षर को ज्ञात करना हो गया, और ये वाला खुद का टॉपिक हो गया। अगर आपको क्रम याद है तो जो क्वेश्चन 2 मिनट लेने वाला है वो क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये आगे आप खुद समझ जाओगे, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चन में। ठीक, तो फिर एक शब्द बनाया इजोटी, EJOTY। ई 5वें स्थान पे, जे 10वें पे, ओ 15वें पे और टी 20वें पे, वाई 25वें पे। इसके बाद F आया, F से फिक्स सिक्स, क्रम बनेगा उसका 6। जे से G7, जी से G7, वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्री का समूह। H और 8 एक जैसे ही दिखते हैं, उसका क्रम उसी के अंदर ही छुपा हुआ है। I से आई नो, क्रम बनेगा उसका 9, आई नो। और जे जो है फिर जे इजोटी पे दूसरे स्थान पे, उसका क्रम बनेगा 10। या ऐसा समझो आप जे को छोटे फॉर्म में लिखूंगा तो उसका क्रम उसी के अंदर ही छुपा है, 0 नीचे गिर के बन जाएगा 10। या J10। अब जो के है, के ऐसा है कि देखो IPL की एक फेमस टीम है, वो होती है किंग्स 11 पंजाब। ये जब टीम बनी थी ऐसी थी, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है, पंजाब किंग्स। लेकिन आज भी ये इसी से ही याद है हमें, के से किंग्स 11 पंजाब। इसका क्रम इसके अंदर छुपा हुआ है, के से किंग्स 11 पंजाब। देखो एल से होता है लव करोगे लग जाएंगे, लव करोगे बच जाएंगे 12। ठीक है, लव करोगे बच जाएंगे 12। मैं एल तक फिर से रिपीट करता हूं, एक बार ध्यान से सुनना। ABCD, इसका क्रम कितना बना? 1 2 3 4। तो C है तीसरे स्थान पे, B दूसरे पे, D चौथे पे, A पहले पे। इसके बाद जो सबसे आखिरी के 3 अक्षर है वो है XYZ। Z सबसे आखिरी हो जाएगा 26, Y उसके ठीक पहले 25, X उसके ठीक पहले 24। अब मैंने एक पूरा शब्द बनाया EJOTY, इजोटी, EJOTY। E जो है उसका क्रम बनेगा 5, J
ओ टी वाई, ठीक। अब ये शुरू के 5 अक्षर हो गए, ए बी सी डी और ई। इसके बाद एफ, एफ से फिक्स सिक्स, जी से G7, वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्री का समूह G7। H और 8 एक जैसे ही दिखते हैं, तो H8 उसका क्रम उसी के अंदर ही छुपा हुआ है। आई से आई नो, मुझे पता है, आई नो। उसके बाद होता है जे का क्रम 10, J10 या इजोटी पे जे दूसरे स्थान पे है, या जे को छोटे रूप में लिखूंगा तो उसका क्रम उसी के अंदर छुपा हुआ है। फिर आता है के से किंग्स 11 पंजाब, के से किंग्स 11 पंजाब, क्रम बनेगा 11। और फिर एल से लव से 12, लव करोगे बच जाएंगे 12, ठीक। अब इसको एक और चीज देखो, इतना मैं हटा देता हूं पहले, फिर देखो एक बार। अब देखो, अब है एम, और आप थोड़ा ध्यान से देखो, एम और डब्ल्यू एक जैसे ही दिखते हैं, एम और डब्ल्यू एक जैसे ही दिखते हैं। दोनों को यदि मैं घुमा दूं तो 3 बन जाएंगे, क्योंकि एम पहले आता है तो वो 13 हो गया, डब्ल्यू बाद में आता है तो उसका क्रम क्या बन जाएगा 23। तो एम को याद करने के 2-3 तरीके, थोड़ा ध्यान से देखो। सबसे पहले एम और डब्ल्यू 3 की तरह दिखते हैं। मैं अगर देखूं तो एम पहले आता है तो उसका क्रम बन जाएगा 13, डब्ल्यू बाद में आता है तो 23। या टोटल मिला के अक्षर कितने होते हैं 26, और शुरुआती 13 अक्षर। पहला आधा भाग कहां पे खत्म होता है 13 पे, जो कि एम पे ही खत्म होता है। जैसे मैं अगर बोलूं फर्स्ट हाफ, प्रथम अर्धांश, वो एम पे जाके खत्म होगा। रीजनिंग में इसमें एक टाइप ऐसा आता है, जब बोलता है वो क्वेश्चन के अंदर कि यदि प्रथम अर्धांश के अक्षरों के क्रम को पलट दिया जाए, तो अगर पूरी एबीसीडी को बराबर हिस्सों में तोड़ू तो शुरुआती 13 अक्षर होंगे ए से लेके एम तक, इसको बोला जाता है प्रथम अर्धांश, फर्स्ट हाफ। और जो एन से लेके बोले तो यहां से एन से लेके जेड तक के, इसको बोला जाता है द्वितीय अर्धांश। अभी इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, ये आगे मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो एम और डब्ल्यू ये दोनों एक जैसे दिखते हैं, 3 की तरह दिखते हैं। एम पहले आता है तो क्रम बनेगा 13, डब्ल्यू बाद में आता है तो 23, या में 13, या इसके बाद ऐसा बोल सकते हो आप कि पहला हाफ, प्रथम अर्धांश एबीसीडी का एन पे जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। एन से होता है नवंबर 14, चिल्ड्रंस डे, नवंबर 14, एन से होता है नवंबर 14। ओ जो है एजोटी पे तीसरे स्थान पे, इसका क्रम क्या बनेगा 15, ओ से इसका क्रम बन जाएगा 15। पी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो पी जो है वो उल्टे 6 की तरह ही दिखता है। यदि पी का मैं जल प्रतिबिंब निकाल दूं, वाटर इमेज बना दूं, तो ऐसी स्थिति में पी को उल्टा करने पे क्या बनेगा 6, तो उसका क्रम उसी के अंदर ही छुपा हुआ ही हो जाएगा 16। मैं एक बार पी से फिर तक रिपीट करता हूं, पी तक देखो। पहले शुरुआती 4 अक्षर हो गए एबीसीडी, जिसका क्रम होगा 1 2 3 4। फिर आखिरी के 3 अक्षर है जो कि है एक्स वाई जेड, क्रम बनेगा 24 25 26, जेड 26 हो गया, वाई 25 हो गया, एक्स हो गया 24। फिर एक शब्द बनाया जो कि था इजोटी, EJOTY, तो इस पे ई जो है 5वें स्थान पे, जे 10वें स्थान पे, ओ 15वें स्थान पे, टी 20, वाई 25। फिर एक शब्द आया एफ से फिक्स सिक्स, उसका क्रम बनेगा 6। जी से G7, वर्ल्ड की 7 इकोनॉमिक कंट्री जो टॉप की है वो G7। फिर इसके बाद होता है आपका H8, H का जो क्रम है उसी के अंदर ही छुपा हुआ है H8। आई से आई नो, ठीक। फिर जे जो है जोटी पे दूसरे स्थान पे है, या ऐसा बोलो कि जे जो है उसको छोटे फॉर्म में लिखूंगा तो उसका क्रम उसी के अंदर ही छुपा हुआ है, ये हो जाएगा इसका क्रम गिर के 10, J10। फिर के से किंग्स 11 पंजाब, इसका क्रम बनेगा 11। एल से लव करोगे बच जाएंगे 12। और एम और डब्ल्यू दोनों एक जैसे ही दिखते हैं 3 की तरह, एम को भी घुमा दूं या डब्ल्यू को भी घुमा दूं तो 3 की तरह बनेंगे। एम पहले आता है तो ये हो गया 13, डब्ल्यू बाद में आता है तो 23, ठीक है। या एक और चीज बोल सकता हूं कि पहला हाफ जो है, प्रथम अर्धांश जो है वो एम पे जाके कंप्लीट होता है, तो उसका क्रम बनेगा 13 या में 13, ठीक। एन से होता है चिल्ड्रन से, जो कि कब आता है नवंबर 14। ओ जो है जोटी पे 15वें स्थान पे होता है, या जोटी पे तीसरे स्थान पे होता है, उसका क्रम वहां से निकल के आएगा 15। और पी जो है पी जो है ये 6 की तरह ही दिखता है, तो उसका क्रम क्या बनेगा 16। अब क्यू को देखो थोड़ा, क्यू से होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देख के आता है खतरा 17। क्यू से होता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को देख के होता है खतरा 17।
फिर होता है आर 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 से होता है राइट टू वोट, राइट टू वोट, राइट टू वोट, और आपको वोट देने का अधिकार कब मिलता है? 18, तो उसका क्रम बन जाएगा 18। आर से हो जाएगा राइट टू वोट, राइट टू वोट, और उसका क्रम बन जाएगा वहां पे 18। पी जो था वो 6 की तरह दिखता है तो वो 16 हो जाएगा। क्यू से क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन से खतरा 17, खतरा 17, और फिर होता है आर, आर से होता है राइट टू वोट, राइट टू वोट, क्रम बनेगा कितना? 18। अब 18 तक पहले रिपीट करते फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने बोला पहले शुरुआती 4 और अंतिम 3 अक्षर ए बी सी डी, ये 1 2 3 4, ये पहले स्थान पे, बी दूसरे स्थान पे, सी तीसरे पे, डी चौथे पे। अगर ये नहीं भी पता तो कितनी देर लगेगी वहां पे निकालने पे? बी का क्रम 2 है, सी का क्रम 3 है, ठीक है। और आखिरी के 3 अक्षर 24 25 26 ये होते हैं एक्स वाई जेड। बोले तो जेड का क्रम बनेगा 26, वाई जो है सेकंड लास्ट है तो क्रम बनेगा 25, एक्स का क्रम होगा 24। अब एक शब्द बनाया जो कि है इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई। ई 5वें स्थान पे, जे दूसरे स्थान पे आता है तो 10, ओ 15, टी वाई 25। अब इसके बाद एक शब्द आया एफ, एफ, एफ से फिक्सिक्स, फिक्सिक्स, फिक्सिक्स। फिर आया जी, जी से G7, वर्ल्ड की टॉप 7 इकोनॉमिक कंट्री का समूह G7, G7। फिर आया एच, एच बोले तो एच का रूप देखूं तो उसके अंदर ही छुपा हुआ है 8। आई से आई नो, आई नो, आई नो, ठीक। फिर हुआ जे, जे इजोटी पे जे दूसरे स्थान पे क्रम बनेगा 10, या जे को यदि मैं छोटे फॉर्म में लिख दूं तो उसका क्रम गिर के बन जाएगा 10, या जेट है, जेट है। के से किंग्स 11 पंजाब, क्रम बनेगा 11, के से किंग्स 11 पंजाब, क्रम बनेगा उसका 11। और उसके बाद एल, एल से लव करोगे बच जाएंगे 12, एल से हो जाएगा उसका क्रम 12, एल से लव करोगे बच जाएंगे 12। और उसके बाद आप थोड़ा ध्यान से देखोगे एम और डब्ल्यू, ये दोनों 3 की तरह दिखते हैं, दोनों को घुमा दो तो 3 बनेंगे। एम पहले आता है तो 13, डब्ल्यू बाद में आता है तो 23। या पहला हाफ, पहले 13 अक्षर एम पे जाके खत्म होते हैं, फर्स्ट हाफ बोल दो या प्रथम अर्धांश, या फेमस गाना में 13, ठीक। एन से चिल्ड्रन से जो कि क्रम बनेगा एन से नवंबर 14, नवंबर 14। फिर ओ जो है ओ इजोटी पे तीसरे स्थान पे, या ओ का क्रम होता है कितना? 15। फिर पी जो है पी, पी ए 6 की तरह ही दिखता है तो क्रम बन जाएगा 16। क्यू से होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब खतरा 17, खतरा 17। और फिर होता है आर, आर से होता है राइट टू वोट, राइट टू वोट। अब इसके आगे का सुनना, देखो आर से अगर मैं बोलूं आर से कनेक्ट होते होता है रॉयल स्टेज या रॉयल स्टेक, ठीक है, रॉयल स्टेक, हाँ ये तो सुनोगे, हाँ। तो रॉयल स्टेक आर के ठीक बाद में ऐसा आता है तो उसका क्रम क्या बन जाएगा? 19, 19। या अगर मैं 19 लिखूं, 19 लिखूं तो ऐसी स्थिति में लिखाएगा इसका क्रम इसी के अंदर ही छुपा है, ट्रिपल एस या रॉयल स्टेज या रॉयल स्टेक, जो बोलना है बोल दो। तो आर जो है वो होता है 18, आर के ठीक बाद में आता है एस, तो उसका क्रम कितना बन जाएगा? 19, रॉयल स्टेज, रॉयल स्टेज, ठीक है। अब इसके बाद आता है टी, टी, टी से होता है फेमस T20, 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 T20। या एक और चीज मैं ये बोल सकता हूं कि टी जो है जो टी पे चौथे स्थान पे क्रम क्या बनेगा? 20, 20, 20, ठीक है। ये 3 4 जो आखिरी के बोले फिर से सुन लो। पी जो होता है वो 6 की तरह ही दिखता है तो उसका क्रम क्या बनेगा? 16। क्यू से क्वेश्चन, क्वेश्चन से खतरा 17, खतरा 17। आर से राइट टू वोट, क्रम क्या बनेगा? 18। और ये जो आर के ठीक बाद में रॉयल स्टेज या रॉयल स्टेक या 19 लिखूंगा तो उसका क्रम उसी के अंदर ही छुपा हुआ है, तो एस हो जाएगा 19। और टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा T20, T20, T20। अब देखो यू जो होता है, यू से होता है अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट। और अपने भारत में अंडर ग्रेजुएट मोस्टली 21 की एज में ही होता है, 17.5 18 की एज में जाके आपकी 12वीं होती है। और इनिशियली ज्यादातर बच्चे जो है 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, वो बीकॉम हो जाए, वो बीए हो जाए, वो जो भी हो जाए। तो आपका जो अंडर ग्रेजुएट है वो किस एज में जाके कंप्लीट होता है? 21। और फिर आता है वी, 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 वी से होता है विक्ट्री, विक्ट्री, विक्ट्री। और विक्ट्री का साइन क्या होता है? 2 उंगली, 2 उंगली, 2 उंगली, 2 बार क्रम बन जाएगा, वहां से उसका 22। डब्ल्यू तो मैं बता चुका हूं 23 था, और एक्स वाई जेड क्या है? 24 25 26, 24 25 26। एक बार मैं पूरा रिपीट कर देता हूं, इसको यूज कैसे करना है वो फिर बाद में समझते हैं, ठीक है। ये मैं इस पे इतना इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि 4 टॉपिक
क्रम ये अपना कोडिंग डिकोडिंग, संकेतबद्धता मतलब, इसके बाद श्रृंखला वाला पार्ट हो जाएगा, सीरीज वाला, और इसके बाद जो ये पूरा टॉपिक पहला है इसमें बार बार एबीसीडी आएगी। आपको एक चीज ये ध्यान रखनी है कि रीजनिंग में कहीं पर भी एबीसीडी और नंबर एक साथ आता है तो आपको हमेशा एबीसीडी को उसके क्रम के साथ, उसके ऑर्डर के साथ रिलेट कराना है। सपोज करो मैंने लिख दिया ABC 6 और उसके बाद कुछ और करके लिख दिया, तो आपको हमेशा देखना कि अच्छा अल्फाबेट के साथ या अक्षरों के साथ नंबर लिखा गया है तो उसके क्रम को आप निकालोगे कि ए पहले स्थान पे होता है, बी दूसरे स्थान पे होता है, सी तीसरे स्थान पे होता है, तीनों को जोड़ने पे 6 आता है तो मैं भी 6 इसलिए लिखा है, या तीनों को आपस में गुणा करने पर भी 6 आता है तो मैं भी इसलिए लिखा है। कहीं पर भी पूरे रीजनिंग में एबीसीडी के साथ कहीं पर भी नंबर लिखे आ जाए, जो बहुत जगहों पे लिखे हुए आएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको उसको उसके ऑर्डर के साथ, उसके क्रम के साथ रिलेट करा देना है। ठीक है, एक आखिरी बार पूरा रिपीट कर देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो। पहले शुरुआती 4 अक्षर ABCD, इसका क्रम बनेगा 1 2 3 4। ठीक, इसके बाद XYZ, एक्स का क्रम 24, Y Z 26। इसके बाद एक शब्द बनाया जो कि EJOTY, EJOTY, ई का क्रम 5, JOTY। ठीक, इसके बाद F से फिक्स 6, फिर उसके बाद जी से G7। उसके बाद H और 8 एक जैसे ही दिखते, H 8 एक जैसे दिखते। I से आई नो, क्रम उसका उसी में ही नो। फिर आता है जे से J10, या इजोटी पे जे दूसरे स्थान पे क्रम बनेगा 10, या जे को छोटे रूप में लिखूं तो उसका क्रम उसी के अंदर ही छुपा हुआ बन जाएगा 10। के से किंग्स 11 पंजाब, क्रम बनेगा उसका 11। एल से लव, हाँ वो पहले वाला पूरा मत बोल देना, लव करोगे बच जाएंगे 12। एम और डब्ल्यू दोनों एक जैसे दिखते हैं, एम भी 3 की तरह दिखता है, डब्ल्यू भी 3 की तरह दिखता है। एम को घुमा दिया जाए तो वो भी 3 है, डब्ल्यू भी, तो एम पहले आता है तो क्रम बनेगा 13, डब्ल्यू बाद में आता है तो क्रम बनेगा 23। यहाँ प्रथम अर्धांश फर्स्ट हाफ जो एबीसीडी का वो जाके एम पे कंप्लीट होता है तो क्रम बनेगा 13। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। एन से चिल्ड्रन से नवंबर 14। ओ जो है जोटी पे तीसरे स्थान पे क्रम बनेगा 15, या वो ऐसे ही सीधा याद रह जाता है 15। पी जो है पी वो 6 की तरह दिखता है, 6 की तरह, तो क्रम क्या बनेगा 16। क्यू से क्वेश्चन 17, क्रम बनेगा 17। आर से राइट टू वोट, क्रम क्या बनेगा 18। एस से क्या क्रम बनेगा 19, या आर के ठीक बाद में एस आता है रॉयल स्टेट, तो आर जो है वो 18 है तो एस का क्रम क्या हो जाएगा 19। फिर टी से होता है T20, या इजोटी पे टी चौथे स्थान पे क्रम बनेगा 20। और इसके बाद यू है, यू से अंडर ग्रेजुएट मतलब क्रम क्या बनेगा 21। और फिर वी से विक्ट्री का साइन जो है ये है, इस पे क्रम इसी का छुपा हुआ है 22। डब्ल्यू तो 23 था ही, XYZ में आपको बता चुका हूँ 24 25 26 है। अब इसको मैं बार बार रिपीट करूंगा आगे वाले पार्ट पे ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, अब ये जो मैंने पहला टाइप आपको लिखा है, पहला टाइप आखिर है क्या, इसको थोड़ा ध्यान से देखो आप। थोड़ा पहले चेक कर लेता हूं याद हुआ कि नहीं हुआ ना। मुझे बताओ के का ऑर्डर क्या है 11, किंग्स 11 पंजाब। 17वें स्थान पे क्या है क्यू, क्वेश्चन खतरा 17 है ना। इसके बाद जो है आई का क्रम क्या है आई नो। ठीक है, फिर जो है 23वें स्थान पे क्या है 23 डब्ल्यू। ठीक है, और उसके बाद 15वें स्थान पे कौन सा अक्षर है ओ, इजोटी का ओ तीसरे स्थान पे क्रम बनेगा 15। और जो है आर का क्रम क्या है 18। ठीक, और एल का क्रम क्या है 12, जी का क्रम क्या है। ठीक है, इसको बार बार रिपीट करेंगे अपन, आगे जाके ये पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक, अब इसको सुनना कि एबीसीडी पे क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान से सुनो कि ये जो एबीसीडी है, इस एबीसीडी में ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है बायां छोर, लेफ्ट हैंड बायां छोर। ठीक, इसी बाएं छोर को आगे वाला छोर भी कहा जाता है, आगे वाला छोर। अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से लेफ्ट से 12वां अक्षर कौन सा होगा, आंसर होगा एल।
या तो 12वां अक्षर बाएं से बोले या ये बोले, अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 12वां अक्षर कौन सा होगा, तो वो बाएं छोर से बोले या आगे वाले छोर से बोले, बात एक ही है, ठीक। और ये होता है एबीसीडी का दायां छोर, राइट एंड, और इसको क्या कहा जाता है, पीछे वाला छोर। तो ये आपकी एबीसीडी है। इस एबीसीडी में ये है बायां वाला छोर, लेफ्ट हैंड, और वो है दायां छोर, राइट हैंड। ये जो है आपका, इसको हमेशा हमेशा आगे वाला छोर कहा जाता है और वो पीछे वाला है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूं, देखो आप हिंदी में लिखो या आप इंग्लिश में लिखो, मैं बोर्ड पे लिखूं या आप कॉपी पे लिखो, हमेशा लिखने की शुरुआत कहां से करते हो, वहां से। तो वो वहां से लिखते तो इसलिए हमारा आगे वाला छोर है। हम उर्दू में लिखते होते तो यहां से लिखते तो ये हमारा आगे वाला छोर होता। इसलिए कभी बहुत बार ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी क्वेश्चन देगा कि एक व्यक्ति का स्थान चौथा है, चौथा, तो चौथा कहां से, चौथा आगे से, तो आगे वाला कौन सा हो जाएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये हो जाएगा आगे से, ठीक है। आप में से कोई बच्चा जिसको बाएं दाएं में दिक्कत है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्या बाएं क्या दाएं, बाया किधर है, अरे बाया किधर है, ये रहा, दाया किधर है, इधर, ठीक है। होता है बहुत सारे बच्चों को बाएं दाएं में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो मैं थोड़ा सा ध्यान से बता देता हूं। देखो हाथ पे यू करो, अगर कंफ्यूजन है तो देखना, हाथ पे यू करो, और आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि आपके उल्टे हाथ पे, आपके लेफ्ट हैंड पे, आपको आपके हाथ पे बी बना हुआ मिलेगा, बी 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 बी, तो ये बी से हो गया बाया। और आपके राइट हैंड में आपको डी बना हुआ मिलेगा, डी डी, तो डी से हो जाएगा दाया। जिस हाथ में बी बनेगा वो हो जाएगा बाया, जिस हाथ में डी बनेगा वो हो जाएगा दाया। ये तो जिसको कंफ्यूजन है, ये लाइफ टाइम वाला कंफ्यूजन है, ये जीवन भर चलता है। तो कहीं पर भी अगर आपको कोई बोले बाएं दाएं से रिलेटेड, या आपको पूछे आगे जाके कौन सा रास्ता, ये जेब में करना, सामने सामने नहीं करना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, अच्छा नहीं लगेगा, नहीं देता तो जेब में कर लेना, कहाँ बी बन रहा है कहाँ डी बन रहा है, ठीक। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसमें मैं इनिशियल पहले 2 टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन कैसे, देखो ये एबीसीडी पूरी की पूरी आपकी, ये मैं बोल रहा हूं कि ये है आपका बायां छोर, और इसी को ही आगे वाला छोर कहा जाता है। तो क्वेश्चन में यदि बोले कि बाएं से 11वां अक्षर कौन सा होगा या आगे से 11वां अक्षर कौन सा होगा, एक ही बात है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, ये दायां छोर है और इसी को ही पीछे वाला छोर कहा जाता है। अगर बोले दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब जेड से चलते हुए, या बोले पीछे से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो मतलब जेड से चलते हुए। अब दोनों में करना क्या, थोड़ा ध्यान से देखो। कभी भी क्वेश्चन आपको बाएं छोर से बोल दे, लेफ्ट से बोल दे, तो आप क्या करोगे, देखो क्रम आपको पूरा भी याद करा है मैंने। तो कभी वो बोले क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, लेफ्ट से, बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, 10वां कौन सा था, जे, क्वेश्चन हो गया खत्म। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होगा, 12वां कौन सा था, एल। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 21वां होगा, 21, 21वां क्या था, यू, अंडर ग्रेजुएट का यू। ये हो गया क्वेश्चन, वहीं पे खत्म। अगर आपको क्रम याद है, जो कि आपको थोड़े से रिवाइज करने बस वो याद हो जाएंगे, तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये देखते से कंप्लीट हो जाएगा, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। नहीं तो आप हाथ में भी सीढ़ी गिनोगे तो कोई सेंस ही नहीं रहेगा इतनी मेहनत करने का जो अभी अपन ने करी। तो अंग्रेजी वर्णमाला में मुझे बोले कि बाएं से 21वां अक्षर कौन सा होगा, यू। इसी की लैंग्वेज थोड़ी सी कैसी हो सकती है कि आगे से 21वां क्वेश्चन कौन सा होगा। अभी सिर्फ शुरू के 2 टाइप में बता के समझा रहा हूं, फिर अपन इसके क्वेश्चन भी देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब वो बोले अंग्रेजी वर्णमाला में आगे से 17वां अक्षर कौन सा होगा, 17वां अक्षर कौन सा था, क्यू, क्यू। ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। तो एबीसीडी के पूरे क्रम अगर आपने अच्छे से याद कर लिए, तो वो आगे से बोले या बाएं छोर से बोले, बात एक ही है, ठीक। अब दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है दाएं छोर से, राइट एंड से, दाएं छोर से। अब सपोज वो आपको बोले कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसमें सबसे ऊपर ऑप्शन में देगा क्यू, क्यू पे टिक नहीं करना, क्योंकि एबीसीडी से चलते हुए 17वां अक्षर क्या था, क्यू। लेकिन ये दाएं छोर से बोल रहा है, दाएं छोर से, यहां जेड से चलते हुए आपको 17वां अक्षर निकालना है। अब आपको पीछे से वापस से पूरी एबीसीडी थोड़ी याद करनी कि आप 17वां अक्षर 1 2 3 4 करते हुए निकालो। कभी भी दाएं छोर से, राइट एंड से, या पीछे वाले छोर से कोई भी अक्षर बोले, ये 17वां अक्षर मेरे को जेड से चलते हुए नहीं पता कौन सा होगा, तो इसको मैं एबीसीडी से ही कन्वर्ट करके निकालूंगा। और कन्वर्ट करने के लिए आपको 27 से माइनस करना है। जैसे कि देखो, दाएं छोर से जेड से चलते हुए 17वां अक्षर मुझे नहीं पता कौन सा होगा, तो मैंने 27 से जैसे 17 माइनस का कितना आएगा, 10। तो ये जो दाएं से 17वां अक्षर है वो आपका बाएं छोर से, लेफ्ट हैंड से कितना हो जाएगा, 10वां। और लेफ्ट हैंड से 10वां अक्षर कौन सा था, जे। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। जैसे मुझे बोले पीछे से चलते हुए
आपका 15वां अक्षर कौन सा होगा? 15वां। पीछे से मतलब कहां से चलते हुए? जेड से चलते हुए। अब जेड से चलते हुए मुझे पूरा ऑर्डर याद नहीं है, कभी भी जेड से चलते हुए कोई सा भी अक्षर वो निकालने को बोले, आप किससे माइनस करोगे? 27 से माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि मुझे पूरे क्रम वापस से पीछे से याद नहीं करने, मैं हर अक्षर के 2 ऑर्डर थोड़े याद करूंगा कि एल जो है वो आगे से 12वां है, पीछे से 15वां है, के जो है आगे से 11वां, पीछे से 16वां है। इससे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो आपको सभी अक्षरों के क्रम सिर्फ आगे से ध्यान रखने हैं। कोई भी अक्षर जेड से चलते हुए या दाएं छोर से चलते हुए पूछे, आप उसको 27 से माइनस करके आंसर देंगे। तो जैसे मुझे बोल के रखा है कि दाएं से चलते हुए 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं पता, तो 27 माइनस 15 में करूंगा, आएगा 12। तो जो आपका दाएं छोर से 15वां अक्षर है वो बाएं छोर से 12वां होगा। बाएं छोर से 12वां क्या था? एल। ये क्वेश्चन हो गया खत्म। अब मे बी आप में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये हो रहा हो कि अक्षर तो टोटल 26 होते हैं, आप 27 से क्यों माइनस कर रहे हो? देखो, अगर आप आगे से चलना शुरू करोगे तो ए बी सी डी करते हुए जेड का ऑर्डर कितना होता है? 26। जेड 26वें स्थान पे होता है। लेकिन अगर मैं पीछे से चलना शुरू कर रहा हूं और जितने अक्षर है 26, यदि मैं उससे ही माइनस करूं तो जेड का आगे से ऑर्डर 26 है। 26 को 26 से माइनस कर दिया, कितना आएगा? 0। मतलब जेड का क्रम क्या बना? 0। 1 2 3 4 करते हुए ए का क्रम बनेगा 25। अब ये क्या बात हुई कि आगे से चलते हुए जेड का जो ऑर्डर है वो है 26, लेकिन पीछे से चलते हुए ए का क्रम 25 कैसे हो जाएगा? तो ये जो जेड का क्रम है, एक बनाने के लिए जितने अक्षर होते हैं उससे एक बढ़ा के माइनस किया जाता है। या इसको एक सिंपल ऐसा समझ सकते हो, छोर बदलने के लिए, एंड को बदलने के लिए हमेशा एक बढ़ा के माइनस किया जाता है। जिसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, एक 40 बच्चों की कतार है, उसमें मेरा स्थान बोला गया आगे से 12वां। अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरा स्थान पीछे से क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा? 40 से एक बड़ा 41, 41 माइनस 12 आंसर हो जाएगा 29। मेरा स्थान पीछे से कितना हो गया? 29। अगर मुझे ये बोले कि मेरे पीछे कितने लोग हैं, तो टोटल 40 लोगों में मैं 12वें स्थान पर, मतलब मेरे पीछे 28 लोग हैं। आप ये कभी भी मत कर देना जैसे कि मेरे को बोले 50 लोगों में मेरा स्थान आगे से 17वां है, तो मेरा स्थान पीछे से क्या होगा? कुछ बच्चे गलती कर सकते, 50 माइनस 17 33। 33 तो मेरे पीछे है, लेकिन मेरा स्थान पीछे से क्या होगा? 34वां। एक कतार में मैं खड़ा हूं जहां मेरे पीछे 6 लोग हैं, तो मेरे पीछे 6 लोग हैं, लेकिन अगर मेरा स्थान पीछे से पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7वां। मुझे भी गिना जाएगा उसमें। तो बस ये मैं आगे क्रम व्यवस्थीकरण में अच्छे से बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, कोई भी अक्षर जेड से या दाएं छोर से आपको बोला जाए निकालने को, आप किससे माइनस करके दोगे? 27 से माइनस करके। ठीक है, अभी जो शुरुआत की 2 चीजें मैंने बताई, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, लिख लेते हैं कैसे क्या है। तो मैं फिर बता देता हूं, बाएं छोर से बोले या आगे वाले छोर से बोले, बात एक ही है। या दाएं छोर से बोले या पीछे वाले छोर से बोले, बात एक ही है। ठीक, ये लो क्वेश्चन। ये लो, ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। हो, अब अगर इसके क्रम याद है तो ये क्वेश्चन के लिए तो पेन उठाने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप ये देखोगे कि अच्छा, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? 15वां कौन सा था? ओ। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, क्योंकि बाएं से बोल के रखा है। बाएं से आपको क्रम याद है कि इजोटी पे ओ जो है वो तीसरे स्थान पे था, उसका क्रम था 5 10 15 15, तो 15वें स्थान पे क्या था? ओ। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इसी क्वेश्चन में बाएं ना बोलते हुए आगे से बोल देता, आगे से, तो बात जो है वो एक ही होती। अब एक सिंपल सी बात ये कि क्वेश्चन आपने ऑन द स्पॉट देख के कंप्लीट तो कर दिया, लेकिन इसको लिखो, नोट्स ऐसे बनाओ ताकि 4 महीने बाद भी उठा के देखो तो सारी चीजें रिकॉल हो जाए। ये क्वेश्चन लिखो। देखो, अपनी क्लास में एक सिंपल सी बात ध्यान रखो, कोई सी भी चीज समझ नहीं आई तो दोबारा पूछना, 3 बार पूछना, 4 बार पूछना, ऐसे डरना नहीं है ना। ये अच्छी चीज नहीं है कि अगर आप क्लास में बैठे हो और आपको डर लग रहा है, आप नहीं पूछ पा रहे हो, तो वो फिर सही नहीं है। दूसरे का बिल्कुल मत सोचना कि दूसरा क्या सोचेगा। आगे थोड़े बड़े बड़े टॉपिक में आएंगे, जिस भी कहीं पर भी किसी भी टाइप में क्वेश्चन में ऐसा लगे कि सर इसको वापस से बता दो, हाथ खड़ा कर देना बस। ठीक है, तो डरने का काम नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीके से चलेंगे, क्योंकि अगर आपको पहले वाली चीज समझ नहीं आई तो आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं है। बस दबा के पढ़ो। अभी आपको पता ही अगस्त के आसपास आएगा नोटिफिकेशन एमपीएसआई का, और वो आने ही आना है।
चुनाव है इस बार मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखो। आप में से बच्चे एसएससी का पेपर देते हो कि नहीं, तो थोड़ा मैं यही बोलूंगा कि आगे थोड़ा अच्छे से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जीके थोड़ा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो 4 महीने पहले, 5 महीने पहले एक सेंटर से नोटिफिकेशन आया था, जो कि पीएमओ ऑफिस से डिक्लेयर हुआ था कि अगले 1.5 साल में सेंटर से 10 लाख, 1 मिलियन जॉब डिक्लेयर होगी, 1 मिलियन। और उसका असर आप देख सकते हो कि पिछले 4-5 महीने में एसएससी की 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आ चुकी है। वो सीएचएसएल है, वो जीडी है, वो सीजीएल है, सीजीएल कभी नहीं आती 20-22 हजार पोस्ट। आपको करना कुछ नहीं है कि आप बोले एसएससी के लिए आपको क्या अलग से कुछ पढ़ना है, नहीं, यही जो पढ़ रहे हो वही है। मैथ हो गया जो कि आप एसआई के लिए भी पढ़ोगे, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जीएस जीके वाला सेक्शन हो गया। बस जीएस जीके वाला सेक्शन मोस्टली इंडिया से रिलेटेड पूरा पूछता है। अपनी जो एमपीएसआई होती है इसमें ज्यादातर मध्य प्रदेश से रिलेटेड पूछता है। ये एसएससी की एग्जाम में आप अगर देखो तो थोड़ा इंडिया से रिलेटेड पूछता है, लेकिन वो सब भी आप पढ़ ही रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ऐसी एग्जाम मत छोड़ देना। ये अभी आने वाले समय में बहुत भयंकर वैकेंसी आने वाली है, और उन्होंने डिक्लेयर करा है तो उनको वैकेंसी देनी पड़ेगी, क्योंकि 2024 में आम चुनाव है लोकसभा के। नहीं दिए तो कांग्रेस और आप कच्चा खा जाएगी उनको, और ये डिक्लेयर किया उन्होंने, तो डिक्लेयर किया तो देंगे, और उसका असर आप खुद देख लो। 30-30, 40-40 हजार पोस्ट बहुत सारे एसएससी के डिपार्टमेंट से आ रही है, और वो 12 महीने वाला त्योहार है, 12 महीने वाला त्योहार। हर 2 महीने, हर 1.5 महीने में एक देखा, अभी सीएचएसएल भी चल रहा है पेपर पटवारी के साथ साथ। छोड़ना कुछ भी मत। आने वाले समय में अगर मैं देखूं ना, तो ये अपने द स्टेट में पटवारी चल रही है, वन रक्षक है आपकी, और उसके बाद ये एसआई वाला पार्ट भी आएगा। तो बस ईमानदारी से पढ़ते रहो। वो अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो कि आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो हो कि आप पहले नोटिफिकेशन देखोगे फिर तैयारी करोगे, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ये कोई 12वीं या 10वीं के एग्जाम नहीं कि रोल नंबर आ गए तो पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये वाला काम ही नहीं है। जो बच्चा बिना नोटिफिकेशन देखे ईमानदारी से पढ़ रहा है, सिलेक्शन उसका ही होगा। कांस्टेबल आई थी, कैसे गई पता ही नहीं चला। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ना, ऐसे ही का कैसे आएगा कैसे जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो जो बच्चा बिना नोटिफिकेशन देखे ईमानदारी से बिल्कुल तैयारी करेगा, सिलेक्शन उसका है। तो आप मत देखो कब आने वाली है, 6 साल से 7 साल से नहीं आई, कब आएगी कब नहीं आएगी। अगर आ गई ना तो एकदम से आपको मौका भी नहीं मिलने वाला है कि आप तैयारी करो। उसके बाद जो बच्चा अभी से ईमानदारी से प्रिपरेशन कर रहा है, निकल जाएगी। पहला ही अटेम्प्ट हो सकता है आपका, पहले ही अटेम्प्ट में निकालो और बाहर हो जाओ। क्योंकि यहाँ ऐसा है ना कि सरकारी नौकरी में जब आप तैयारी करना शुरू करते हो तो ये दलदल की तल है, जितना फंसोगे फंसते चले जाओगे। आपके एफर्ट जितने बढ़ेंगे चांसेस उतने कम होंगे सिलेक्ट होने के। जो बच्चे 4-4, 5-5 साल से रहते हैं ना, थोड़ा सा देखना उसमें स्पार्क कम हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो अपनी पूरी ताकत लगा दो, जितनी जाने लगा दो। बोलते ना कम समय में कोई सी चीज करनी, तो जितनी अंदर एनर्जी है सब लगा दो। आधे अधूरे मन से कुछ नहीं होने वाला, आधे अधूरे मन से जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। ना अपनी दोस्ती यारी निभा पाओगे ना सिलेक्शन मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो अगर आपको लगता है कि मन में ऐसी चीज है कि दोस्ती यारी निभानी, तो पहले निभा के आ जाओ 1 आध साल या 1 आध महीना या 6 महीना। लेकिन यहाँ बैठे हो तो पूरे मन से बैठना। आधे अधूरे मन से ना पढ़ाई कर पाओगे, ना सिलेक्शन मिलेगा, ना दोस्ती यारी निभा पाओगे। फिर 3-4 साल बाद रिग्रेट रहेगा बस अपने अंदर कि सिलेक्शन भी नहीं मिला और कोई रिश्तेदारी भी नहीं है हाथ में ऐसी कि जिसको अपन सपोर्ट की तरह ले सके। तो बस मैं इतना बोल रहा हूँ, जब तक जीवन में कहीं पर भी 100% नहीं दोगे, नहीं मिलने वाली चीज है। आधे अधूरे बाउंड्री पर टक जाओगे। भाप भी जो है पानी का, वो 60, 70, 80 पे नहीं बनता डिग्री पे, 100 पे ही बनेगा। कितना भी गर्म हो जाए नहीं बनेगा जब तक 100 डिग्री नहीं होगी। जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे ना, जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगी। आधे अधूरे एफर्ट के साथ अटक जाओगे बाउंड्री पे बार 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 बार। आप में से बहुत सारे बच्चे अगर कुछ एग्जाम दे रहे हो और बाउंड्री पे बार बार अटक रहे ना, वो यही कारण है इसका। तो अपने अंदर की एक भी चीज ऐसी मत रखना जो आपको लगे कि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इससे मैं अपनी एग्जाम की तरफ जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये करोगे तो नहीं मिल पाएगा सिलेक्शन। अपने से लड़ना है, अपने से ईमानदार रहना है, बस ये चीज ध्यान रखना। जिसने अपने पे विजय पा ली ना, बस पूरा खेल मन का है, पूरा खेल यहाँ का है। बाहर लड़ाई है ही नहीं, बाहर लड़ाई है ही नहीं। आप जितना ताकतवर होकर अपनी लड़ाई लड़ोगे ना, उतना ताकतवर आपका मन होगा। आपको अगर ट्राई करना है तो आप एक सिंपल चीज ये ध्यान रखो कि आप ये सोचो कि घर जाके आज 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे, ये ठान के जाओ। आपका मन बताएगा कैसे पढ़ना है। आप जितना ताकतवर तरीके से सोचोगे ना, मन उतनी ताकतवर तरीके से आपका विरोध करेगा। आज आपको पेट में दर्द होगा, आज आपको सर में दर्द होगा, आज ही आपको घुटने में दर्द होगा, क्योंकि मन जो है ना अलग अलग रास्ते निकालता है आपको भटकाने के। लेकिन ये सिर्फ इनिशियल है, ये सिर्फ इनिशियल है, ये सिर्फ इनिशियल है। शुरू के समय पे इसको बाईपास कर दिया ना तो बस। वो बोलते हैं ना, बुद्ध ने एक चीज बोली है,
बाहर 1000 लोगों के ऊपर विजय पाने से बेहतर ये है या उससे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति वो जिसने खुद के ऊपर विजय पा ली। पूरा खेल में बोल रहा हूं मन का है और दिमाग का है, इसी को ही आपको बिल्कुल कंट्रोल करके जो चीजें काम की वो करना है। सिलेक्शन जिस पोस्ट पे हाथ रखोगे वो आपका है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिख लिया आपने, ठीक। ये क्वेश्चन दूसरा भी बना दो। इनिशियल जो मैंने 2 टाइप बताया पहले उसको देख लो आप अच्छे से। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी लिख लो आप। ऐसे ऑन द स्पॉट ही हो जाएगा अब तो क्वेश्चन मुंह से ही। हाँ लिख लो, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला, आपको एबीसीडी लिखने की आवश्यकता नहीं ना, सिर्फ क्वेश्चन लिख दो। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? हाँ बाहर जा रहा हूँ फ्रेम के, अभी ध्यान दिया। ये क्वेश्चन आप बोलोगे क्या लिखने की जरूरत है, ऐसा बस मैं ये चाह रहा हूँ कि 4-5 महीने बाद भी उठा के देखो तो सिर्फ क्वेश्चन देख के सारी चीजें रिकॉल हो जाए आपको। तो अभी तो ऑन द स्पॉट आप समझ चुके हो, बट इसको लिख लो। ये जो शुरू के 2 टाइप अपन ने पढ़े, 19वां अक्षर बोल के रखा है बाएं से चलते 19वां अक्षर जो था वो था एस। एस एस आर था 18वां रॉयल स्टेज, उसके ठीक बाद में था एस, तो एस का था क्रम 19वां। अब बाएं से न बोलते हुए वो आगे से बोलते था, तो बात एक ही कि आगे से 19वां अक्षर कौन सा होगा, तो बात एक ही है, ठीक है। लिख लिया क्वेश्चन, ठीक। ये लो टी। अब बाएं ना बोलते उसने आगे से बोल दिया है बस, बाकी और कुछ इसमें नया नहीं है। आगे से 20वां अक्षर कौन सा होगा? आगे से 20वां अक्षर हो जाएगा टी। टी ये भी लिख लो फटाफट। टी हो गया आंसर, ठीक। एक क्वेश्चन लिखो चौथा इसके बाद, पहले नोट कर लो। चलो ये लिखो अंग्रेजी वर्णमाला में, ये नोट कर लिया। अंग्रेजी वर्णमाला में लिखो क्वेश्चन चौथा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बोले तो राइट से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? बिल्कुल सही। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? अब देखो ये 8वां अक्षर आगे से चलते हुए कौन सा होता है? एच। वो जान करके ऑप्शन में ऊपर एच देगा ना, इस पर टिक मत कर देना, क्योंकि वो बाएं से चलते हुए 8वां अक्षर एच होता है। लेकिन इसने आपको दाएं से बोला है, दाएं से मतलब एबीसीडी में पीछे से चलते हुए 8वां अक्षर, पीछे से चलते हुए 8वां अक्षर आपको एक एक करके गिनने की जरूरत नहीं है, आपने आगे से क्रम याद किए। तो किससे माइनस करोगे? 27। तो 27 से जैसे 8 माइनस किया जाएगा कितना आ जाएगा? 19। 19वें स्थान पे क्या था? एस। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा था उसके पहले वाला कि आगे से या बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा, तो 19वां अक्षर हो जाएगा एस, ठीक है। कोई डाउट इसमें? एक क्वेश्चन और लिख लो बस। ये ध्यान रखना कभी भी पीछे से पूछे तो उस स्थान पे आगे से क्या होता है वो देके रखेगा। जैसे कि अगर मेरे को बोले पीछे से या दाएं से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो आगे से 10वां क्या होता है? जे। वो जे लिख के देगा सबसे ऊपर। भले 1 या 2% बच्चे ऐसे होंगे जो उस पर टिक कर देंगे जल्दबाजी पे, लेकिन थोड़ा छोड़ ध्यान से देखना, एंड थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। एक क्वेश्चन और लो। अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 17वां अक्षर कौन सा होगा? बिल्कुल सही। अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 17वां अक्षर कौन सा होगा? पीछे से 17वां अक्षर कौन सा होगा?
सेम बात सबसे ऊपर ऊपर पहले देगा क्यू, क्यू क्यू पे टिक नहीं करना, पीछे से बोला है मतलब एबीसीडी के जेड वाले छोर से 17वां अक्षर मुझे नहीं पता, तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा 27 से 17 को जैसे ही माइनस करूंगा कितना आएगा 10, 10। तो जो आपका पीछे से चलते हुए 17वां अक्षर है वो आगे से 10वां, आगे से 10वां अक्षर क्या था जे। ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो अभी टोटल अपन ने 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, जिसमें मैंने आपसे एबीसीडी में आगे से कोई सा अक्षर पूछ लिया या बाएं से, दाएं से पूछ लिया या पीछे से। ये 4 बिल्कुल बेसिक से टाइप है, इसके डिफिकल्ट वाले टाइप जिसमें बाएं बाएं, दाएं दाएं, बाएं दाएं, दाएं बाएं दोनों के मध्य में, ये सारे करेंगे अपन कल। तो पहले मुझे इतना बताओ, अभी तक किसी को कोई डाउट है इस वाले पार्ट में? एक बार जाके घर में फिर से देख लेना, कोई क्वेश्चन अगर दिमाग में बनता है तो कल पूछ लेना। ठीक है, चलो थैंक यू।